हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज हम डिस्कस करेंगे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस होंगे, जो आपको आने वाले एग्ज़ाम HPU बीएड एंट्रांस 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स से ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप HPU बीएड एंट्रांस 2023 की तैयारी कर रहे हो, तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको HPU बीएड एंट्रांस के रिलेटेड 80+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। आज सुबह ही हमने करंट अफेयर्स की वीडियो भी अपलोड की है। आप वहां पर जाकर HPU बीएड एंट्रांस के रिगार्डिंग वहां पर करंट अफेयर्स के आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोज़ देख सकते हो करंट अफेयर की। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन तो हर बार HPU पूछता ही है। तो सौर मंडल के बारे में बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। जैसे सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, जुपिटर है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह सबसे छोटा ग्रह जो है सौर मंडल का, वो कौन सा है? वो बुध है, ये भी आपने याद रखना है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वो कौन सा है? वो चंद्रमा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सूर्य से सबसे जो निकट वो ग्रह जो है वो कौन सा है? वो बुध ग्रह है, ये आपने याद रखना है। मरकरी जो है वो सूर्य से सबसे निकट ग्रह है। उसी तरह सूर्य से सबसे दूर जो स्थित ग्रह है वो कौन सा है? वो वरुण है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी के सबसे निकट जो ग्रह है वो कौन सा ग्रह है? वो शुक्र है। वीनस जिसे कहा जाता है, यह पृथ्वी के सबसे निकट है। और सबसे अधिक अधिक चमकीला ग्रह जो है वो भी शुक्र ही है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक चमकीला जो तारा है वो कौन सा है? तो साइरस जो है वो सबसे अधिक चमकीला तारा है, ये आपने याद रखना है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला जो ग्रह है, सबसे अधिक उपग्रहों वाला जो ग्रह है वो कौन सा है? वो बृहस्पति है, जुपिटर है। ये आपने एक और बात याद रखनी है, जुपिटर को विंटर प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। बृहस्पति को विंटर प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं, सबसे अधिक जो ठंडा ग्रह है वो कौन सा है? वो वरुण है। सबसे अधिक भारी ग्रह जो है, सबसे अधिक भारी ग्रह जो है वो बृहस्पति है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि रात्रि में लाल दिखाई देने वाला जो ग्रह है वो कौन सा है? वो मंगल है। सौर मंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो गैनीमेड है, ये भी आपने याद रखना है। सौर मंडल का जो सबसे छोटा उपग्रह है वो कौन सा है? वो आपका डीमोस है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है नीला ग्रह, यानी कि ब्लू प्लैनेट जो है, ब्लू प्लैनेट किसे कहा जाता है? तो आपको पता है, पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। भोर का तारा, भोर का तारा जो है यानी कि मॉर्निंग स्टार जो है वो किसको कहा जाता है? वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सांझ का तारा, इवनिंग स्टार जो है, इवनिंग स्टार जो है वो भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार जो है वो किस प्लैनेट को कहा जाता है? वो शुक्र को कहा जाता है, वीनस को कहा जाता है। अगला है पृथ्वी की बहन जो है, पृथ्वी की बहन जो है वो किसे कहा जाता है? पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। सौंदर्य का देव है, वो भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है, वीनस को। ग्रीन प्लैनेट जो है, हरा ग्रह जो है वो अरुण को कहा जाता है। विशाल लाल धब्बे वाला जो ग्रह है वो आपका बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है, विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक 2021 या 22 के HPU बीएड एंट्रांस से पूछा गया था कि सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वो कौन सा है? हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये शायद क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, डिफरेंट एग्जाम में भी पूछा गया है। हॉटेस्ट प्लैनेट जो है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? वो शुक्र जो है, शुक्र ग्रह जो है वो सबसे गर्म ग्रह है, ये आपने नोट डाउन जरूर कर लेना है। ये तो हमने डिस्कस कर लिया सौरमंडल के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं उनको हमने डिस्कस किया, क्योंकि यहाँ से हर बार HPU जो है एक या दो क्वेश्चन तो पूछता ही है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं फसलों के बारे में। यहाँ से भी फसलों से भी क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण किया गया है। कब ऋतुओं के आधार पर फसलों का जो वर्गीकरण किया गया है वो ये कौन कौन सी फसलें हैं? सबसे पहले बात करते हैं रबी की फसल के बारे में।
तो रबी की फसल कौन सी होती है? रबी की फसल जैसी ये फसलें जो होती हैं वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों जो हैं वो आपकी रबी की फसलें हैं। तो ये आपने याद रखना है, रबी की फसलें कौन सी होती हैं। ये फसलें अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती हैं और अब मार्च अप्रैल में ये काटी जाती हैं। नेक्स्ट जो है वो आपकी है खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं? खरीफ की फसलें ये जून जुलाई में बोई जाती हैं और नवंबर दिसंबर में ये काट ली जाती हैं। जैसे धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का जो है ये खरीफ की फसलें हैं। तो खरीफ की फसलें कौन सी हुई? ये जून और जुलाई में बोई जाती हैं और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं जायद फसलें। जायद फसलें कौन सी होती हैं? ये मई और जून में बोई जाती हैं और जुलाई अगस्त में काट ली जाती हैं। जैसे राई, मक्का, ज्वार जो है ये आपकी जायद फसलें हैं। ये आपने याद रखना है। ये यहाँ से क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन तो हर बार पूछे ही जाते हैं फसलों से कि कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है, कौन सी खरीफ की फसल है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं नकदी फसलें जो है। नकदी फसलें कौन सी होती हैं? ये वे फसल है जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा उगाई जाती हैं। जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू, जूट आदि। तो नकदी फसलें होती हैं जो व्यापार के उद्देश्य से कुछ किसानों द्वारा उगाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी ज़रूर कर दें। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का जो निर्माण हुआ था, संविधान का जो निर्माण हुआ था, उससे इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान का जो निर्माण करने वाली संविधान सभा का जो गठन था वो जुलाई में 1944 में कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों पर किया गया था, सिफारिशों पर किया गया था। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई थी। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया था। इस प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ये आपको पता है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे प्रथम, ये आपने याद रखना है। उसी तरह 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकृति प्रदान की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को की गई। अध्यक्ष सहित इसके सदस्यों की कुल संख्या 7 थी। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे, ये आपने याद रखना है। संविधान बनाने में लिए कितने दिन? दो साल 11 महीने और 18 दिन जो थे वो संविधान निर्माण के लिए लगे थे। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को संविधान के अध्यक्ष के हस्ताक्षर के साथ इसे पारित घोषित किया गया। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था तथा 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से ये लागू हो गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। नवनिर्मित संविधान में जब संविधान बना था उस समय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में अनुसूचियों को बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन ये पूछा गया था पिछली बार कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ है, तो आपने याद रखना है अभी तक कुल 1 बार संशोधन हुआ है। अब बात करते हैं संविधान के स्रोत के बारे में कि जैसे ब्रिटेन देश से क्या क्या लिया गया है हमारे संविधान के लिए? संसदीय शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था जो है वो ब्रिटेन देश से लिया गया है। यूएसए देश से क्या लिया गया है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्याय पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय का गठन और शक्तियाँ, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद जो है, ये जो स्रोत हैं वो यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? संघात्मक व्यवस्था होगी, अविशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, केंद्र द्वारा राज्यपाल की जो नियुक्ति है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड कंट्री से क्या लिया गया? नीति निर्देशक सिद्धांत हो गया, राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया, उच्च सदस्यों के
उच्च सदन के सदस्यों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। उसी तरह जर्मनी के संविधान से आपात जो उपबंध है, इमरजेंसी जो है वो आपकी जर्मनी के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा होगी समवर्ती सूची होगी। केंद्र राज्य संबंध जो है ये स्रोत जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। फ्रांस के संविधान से गणतंत्र रिपब्लिक जो है वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। रूस से मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है वो रूस के संविधान से लिया गया है। और अगला है आपका साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है वो साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ये आपने याद रखना है। संविधान में संशोधन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 जो है वो संविधान के संशोधन से संबंधित है। तो संविधान में संशोधन जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अब बात करते हैं हम विधायिका के बारे में, संसद के बारे में। तो आपको पता है भारत की जो संसद है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी है। तो आपको पता है हाल ही में 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री ने नई संसद भवन का उद्घाटन किया है, ये आपको पता होगा। तो भारत की जो संसद है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। अब इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। राज्यसभा, आपको पता है राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है। अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन है। ये राज्यों के प्रतिनिधियों से बनता है। राज्यसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो 250 है। वर्तमान में ये संख्या 245 है, जिसमें 233 सदस्यों का चुनाव राज्यों से तथा 12 सदस्यों राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो आपने याद रखना है राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कितने सदस्यों को नॉमिनेट करता है? कुल 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है। उसी तरह कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले व्यक्तियों में से 12 व्यक्ति राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो आपका 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, लेकिन इसके 2/3 सदस्य जो हैं वो हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये कभी भंग नहीं होता है। इसके 2/3 सदस्य जो हैं वो हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला है राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक सीटें हैं, कितनी हैं? 31 है। और महाराष्ट्र की दूसरी सबसे सर्वाधिक सीटें हैं, 19 है। राज्यसभा सदस्यों की जो प्रमुख योग्यताएं हैं वो कौन कौन सी हैं? उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए, वे केंद्र अथवा राज्य सरकार के किसी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। ये जो है वो राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं हैं। तो न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए, ये आपने याद रखना है। उसके बाद लोकसभा के बारे में बात करते हैं। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन के रूप में जाना जाता है, जिसकी अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। और संविधान में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है वो 552 निर्धारित की गई है। उसी तरह वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या है 545 है। इन सदस्यों में 530 सदस्य राज्य से तथा 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं तथा 2 सदस्य जो हैं वो आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो 2 सदस्य जो हैं वो लोकसभा के लिए प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में। उसी तरह लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार 18 वर्ष प्रणाली के आधार पर होता है। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा का जो होता था वो 6 वर्ष का होता था। लोकसभा सदस्य की प्रमुख योग्यताएं जो है वो क्या है? वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए, ये आपने याद रखना है। वे भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वे किसी लाभ के पद पर धारण नहीं होना चाहिए। तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। योजना आयोग, आपको पता है इसे प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था। भारत में योजना आयोग का जो गठन था वो नियोगी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को किया गया था। प्लानिंग कमीशन का योजना आयोग का जो गठन था वो नियोगी समिति द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया था। ये एक संविधानेतर संस्था थी जिसका पदेन अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होता है। इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया, कब? 1 जनवरी 2015 को। तो योजना आयोग, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि वे नीति आयोग ने किसका स्थान ग्रहण किया है? तो उसने योजना आयोग का, प्लानिंग कमीशन की जगह पर अब नीति आयोग आया है। अब बात करते हैं नीति आयोग का जो गठन था वो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। अब बात करते हैं नीति आयोग के बारे में। सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो पूरा नाम है वो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है।
ये आयोग विकास प्रक्रिया में निर्देश तथा रणनीतिक परामर्श देता है। इसके जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया जो थे। नीति आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष जो थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। अभी प्रेजेंट में भी वही हैं अध्यक्ष जो हैं। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होता है। प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया थे। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। इसका गठन किसके स्थान पर हुआ था? प्लानिंग कमीशन योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। अब बात करते हैं हम स्वाधीनता संग्राम से संबंधित कुछ पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें। कोई लेखक कौन कौन से हैं? जैसे अनहैप्पी इंडिया जो पुस्तक है उसके लेखक लाला लाजपत राय थे। भारत दूरदर्शा पुस्तक के लेखक भारतेंदु हरीशचंद्र थे। इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक थी उसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इंडिपेंडेंट पत्र जो थे उसके मोतीलाल नेहरू जी थे। ये आपने नोट डाउन कर लेने हैं जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है। इंडिया विंस फ्रीडम जो है वो मौलाना आज़ाद ने लिखी है। न्यू इंडिया जो है वो एनी बेसेंट ने लिखी है। नेशन पत्र जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले ने लिखा है। केसरी जो पत्र है वो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है, ये आपने याद रखना है। हिंदू पैट्रियाट जो है वो हरीश चंद्र मुखर्जी की रचना है। नील दर्पण जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दीनबंधु मित्र ने लिखी है। बॉम्बे क्रॉनिकल जो है फिरोज शाह मेहता ने लिखी है। अमृत बाजार पत्रिका जो है वो शिशिर कुमार घोष जी ने लिखी है। उसी तरह माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये जो पुस्तक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई है। हिंद स्वराज जो है वो महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई है। हिंदुस्तान पत्र जो है वो मदन मोहन मालवीय ने लिखा है। इंडिया फॉर इंडियंस CR दास की रचना है ये। इंडियन अनरेस्ट जो है वो वैलेंटाइन शिरोर ने लिखी है। कॉमनवेल्थ पत्र जो है वो एनी बेसेंट ने लिखा है। कॉमरेड पत्र जो है मोहम्मद अली ने लिखा है। कर्मयोगी जो है ये अरविंद घोष जी ने लिखा है। जबकि गीता रहस्य जो पुस्तक है वो बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। वंदे मातरम जो है वो अरविंद घोष की रचना है। द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जो है वो VD सावरकर जी ने लिखी है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है ये जो मैं सर्कल लगा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक जो है वो किसकी रचना है? वो महात्मा गांधी जी की है। हिंद स्वराज जो पुस्तक है वो भी महात्मा गांधी जी की है, ये भी आपने याद रखना है। इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है उसके लेखक जो हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अब बात करते हैं कुछ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन संबंधी प्रमुख वचन और नारे जो थे। जैसे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, इकबाल जी ने। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने। जनगण मन अधिनायक जय है श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने। इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा था वो भगत सिंह ने। दिल्ली चलो को जो नारा था वो सुभाष चंद्र बोस ने। करो या मरो का जो नारा था वो महात्मा गांधी जी ने दिया था, ये आपने याद रखना है। उसी तरह इस इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा था ये आई थिंक मोहम्मद इकबाल ने दिया था, लेकिन इसका जो इसे प्रसिद्ध किया था वो भगत सिंह जी ने किया था। जय हिंद का जो नारा था वो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू। हिंदू हिंदी हिंदुस्तान जो था वो भारतेंदु हरीशचंद्र का ये वचन था, नारा था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का। वेदों की ओर लौटो जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती। आराम हराम है ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। भारत छोड़ो जो है वो महात्मा गांधी जी ने। विजय विश्व तिरंगा प्यारा जो है वो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने कहा था, ये इनका नारा था। उसकी तरह बात करते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य हैं। यह अधिकतर न्याय संगत है तथा आवश्यकता पड़ने पर इन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। अब कौन कौन से हैं भारतीय का पता है आपको? मौलिक अधिकार समानता का अधिकार जो है इसका जो अनुच्छेद में वर्णन है, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक इसका वर्णन है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है, ये आपने याद रखना है। समानता का अधिकार का जो वर्णन है वो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से 22 तक इसका वर्णन है। अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसका वर्णन अनुच्छेद 23 और 24 से है। अनुच्छेद 24 जो है वो 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को जोखिम भरे कामों पर लगाने पे रोक से है। धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक है। संस्कृति और शिक्षण संबंधी अधिकार जो है वो अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसका वर्णन जो है वो अनुच्छेद 32 में है। उसी तरह बात करते हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में।
तो मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान की मूल प्रति में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण समिति की सिफारिश पर, ये आपने याद रखना है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत समाहित किया गया था, शामिल किया गया था। संविधान का अनुच्छेद 51 क जो है, अनुच्छेद 51 क मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के तहत भारतीय नागरिकों के लिए 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है। तो ये आपने याद रखना है। किस समिति ने इसकी सिफारिश की थी? तो मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसे शामिल किया गया था। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना है। आज हमने जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिटेल में डिस्कस किए, जो अब मेनली आपको आगामी HPU B.Ed एंट्रांस 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। अगर आप HPU B.Ed एंट्रांस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको HPU B.Ed एंट्रांस के रिलेटेड 80+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। आज सुबह ही हमने करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप वहाँ पर प्ले लिस्ट में जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ से क्वेश्चन, करंट अफेयर के 5 या 7 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। हमने मेन क्वेश्चन वहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।